स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम मानव जीवन की शुरुआत की एक बहुत ही नाजुक और अद्भुत यात्रा पर बात करेंगे। प्रारंभिक भ्रूण विकास के पहले 8 सप्ताह। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनमें डिटेल्ड चित्र हैं और जो ज़रूरी हफ्ते हैं उनकी खास घटनाओं का जिक्र है। हमारा मकसद है निषेचन से लेकर 8वें सप्ताह तक होने वाले उन बुनियादी बदलावों को समझना जो जीवन की नींव रखते हैं। ये वो समय है जब सब कुछ तय होता है। तो चलिए इस प्रक्रिया की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, ये वास्तव में एक हैरान कर देने वाली प्रक्रिया है। सोचना भी मुश्किल है कि कैसे एक अकेली कोशिका इतने कम समय में एक जटिल कई अंगों वाली संरचना का आधार बन जाती है। इन शुरुआती हफ्तों में ही आप देखें तो शरीर की पूरी रूपरेखा तैयार हो जाती है, हर अंग प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। तो यात्रा शुरू होती है पहले सप्ताह से। डे 0 पर निषेचन, फर्टिलाइजेशन के साथ यहीं पर स्पर्म और एग मिलते हैं, है ना? और नतीजा होता है युग्मनज, जाइगोट। हाँ, जो डे 1 तक बनता है। और इसमें जैसा हम जानते हैं क्रोमोसोम का पूरा सेट होता है, 2n। जी, आधा माँ से आधा पिता से। यही से जीवन का जेनेटिक कोड सेट हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, और जैसी ये एक कोशिका, ये जाइगोट बनता है, इसमें तेजी से कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, क्लीवेज जिसे कहते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं, और ये सिलसिला बहुत तेजी से चलता है। अच्छा। स्रोत के चित्र में दिखाया भी गया है कि लगभग चौथे दिन तक, डे 4 तक, ये कोशिकाओं का ठोस समूह मोरूला कहलाता है। मोरूला? शहतूत जैसा। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए नाम मोरूला पड़ा है। और ये मोरूला फिर फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की तरफ जा रहा होता है। जी, अपनी यात्रा पर होता है। ये सिर्फ कोशिकाओं का गुच्छा नहीं है, ये एक गतिशील इकाई है जो आगे बढ़ रही है। फिर डे 5 तक इसमें एक और बदलाव आता है, ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट, इसकी संरचना थोड़ी अलग होती है ना? हाँ, इसमें एक बाहरी कोशिका परत होती है, ट्रोफोब्लास्ट, और एक अंदर का कोशिका समूह, इनर सेल मास, और बीच में एक कैविटी, ब्लास्टोसील। अच्छा, एकदम सही। और यही ब्लास्टोसिस्ट अपनी यात्रा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाता है। लगभग 6ठे दिन, डे 6, ये गर्भाशय की अंदरूनी परत, एंडोमेट्रियम से जुड़ता है और उसमें धंसना शुरू कर देता है। आरोपण, इम्प्लांटेशन। हाँ, इम्प्लांटेशन। ये सिर्फ चिपकना नहीं है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम के बीच आप कह सकते हैं एक संवाद होता है। और इसका सफल होना बहुत जरूरी है। यहीं पर कई बार दिक्कतें आती हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे एक टॉपिक प्रेगनेंसी में सही जगह इम्प्लांटेशन नहीं होता, वो तो एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, जैसा हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं। सही कहा। सफल आरोपण के बाद ही गर्भावस्था सही मायने में स्थापित होती है, और यहीं से वो हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, HCG। बिल्कुल। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं जो बाद में प्लेसेंटा का हिस्सा बनती हैं, वो HCG का स्राव शुरू करती हैं। ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है ताकि प्रोजेस्टेरोन बनता रहे, जो गर्भावस्था को सहारा देता है। और यही HCG प्रेगनेंसी टेस्ट का बेसिस है, यूरिन और ब्लड टेस्ट में। जी हाँ। तो पहला सप्ताह सिर्फ कोशिका विभाजन नहीं है, ये गर्भाशय तक की यात्रा है, सही जगह पर घर बनाना है और प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए सिग्नल भेजना है। ये नींव का पत्थर है। बिल्कुल। पहले हफ्ते की नींव पर अब दूसरे हफ्ते की इमारत। यहाँ क्या होता है मुख्य रूप से? स्रोत बताते हैं कि द्विस्तरीय भ्रूण डिस्क बनती है, बाइलेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क। हाँ, ये अगला महत्वपूर्ण कदम है। ब्लास्टोसिस्ट का जो अंदर वाला कोशिका समूह था, इनर सेल मास, वो अब 2 परतों में व्यवस्थित हो जाता है। ऊपरी परत एपीब्लास्ट और निचली परत हाइपोब्लास्ट। ओके। डे 14 के चित्र में हम इसे देख सकते हैं। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। जी, यही 2 परतें मिलकर वो बाइलैमिनार डिस्क बनाती हैं, जिससे भविष्य का भ्रूण विकसित होगा। चित्र में इस डिस्क के आसपास एमनियोटिक कैविटी और योक सैक भी दिख रहे हैं। इनका क्या रोल है इस स्टेज पर? ये दोनों संरचनाएं भ्रूण के पोषण, सुरक्षा और विकास के लिए जरूरी हैं। एपीब्लास्ट के ऊपर एमनियोटिक कैविटी बनती है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। अच्छा। ये फ्लूइड एक कुशन की तरह काम करता है, भ्रूण को बाहरी चोटों से बचाता है, तापमान सही रखता है और उसे हिलने डुलने की जगह देता है। और योक सैक? हाइपोब्लास्ट के नीचे योक सैक बनता है। मनुष्यों में ये शुरुआती रक्त कोशिकाओं के बनने में और पोषण में थोड़ी भूमिका निभाता है। हालांकि इसका पोषण वाला महत्व दूसरी स्पीशीज जितना नहीं होता। ठीक है।
लेकिन ये दोनों मिलकर भ्रूण के लिए एक सुरक्षित और सपोर्टिव माहौल बनाते हैं। तो दूसरे हफ्ते के आखिर तक हमारे पास 2 परतों वाली एक डिस्क है जो एक तरह के प्रोटेक्टिव बबल में तैर रही है। ये संरचना अभी भी बहुत छोटी है, पर भविष्य के जटिल शरीर की सारी जानकारी इन्हीं 2 परतों में है। अब आता है तीसरा हफ्ता, जिसे गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। यहां से चीजें वाकई जटिल और दिलचस्प होने लगती हैं। गैस्ट्रुलेशन शायद भ्रूण विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये वो प्रक्रिया है जिससे वो 2 परत वाली डिस्क अब 3 परत वाली डिस्क में बदलती है। 2 से 3 कैसे? इसकी शुरुआत होती है डे 15 के आसपास प्रिमिटिव स्ट्रीक के बनने से। ये एपिब्लास्ट की सतह पर एक खांचे जैसी, एक लाइन जैसी संरचना होती है। प्रिमिटिव स्ट्रीक? इसका क्या काम है? ये एक तरह का, आप कहें तो, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। एपिब्लास्ट की कोशिकाएं इस स्ट्रीक की तरफ माइग्रेट करती हैं, चलती हैं और इसके जरिए अंदर की ओर धंसती हैं। इन्वेजिनेशन कहते हैं इसे। अच्छा, कोशिकाएं अंदर जा रही हैं। हाँ, ये कोशिका प्रवासन, सेल माइग्रेशन बहुत ही कंट्रोल्ड होता है। कुछ कोशिकाएं हाइपोब्लास्ट को हटाकर एंडोडर्म बनाती हैं, जो सबसे अंदरूनी परत बनती है। कुछ कोशिकाएं एपिब्लास्ट और नई बनी एंडोडर्म के बीच फैलकर मेसोडर्म यानी बीच की परत बनाती हैं। और जो ऊपर रह गई? और जो एपिब्लास्ट कोशिकाएं ऊपर रह जाती हैं, वे एक्टोडर्म यानी बाहरी परत बनाती हैं। तो गैस्ट्रुलेशन के जरिए हमें 3 मौलिक जनन परतें मिल जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। डे 16 के चित्र में ये तीनों दिख रही हैं। इन्हें मौलिक परतें क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं 3 परतों से शरीर के सभी अलग-अलग ऊतक, टिश्यूज और अंग, ऑर्गन्स विकसित होते हैं। ये शरीर के भविष्य का खाका है, ब्लूप्रिंट है। जैसे? एक्टोडर्म से क्या बनता है? एक्टोडर्म से त्वचा का एपिडर्मिस, बाल, नाखून, पसीने की ग्रंथियां और सबसे महत्वपूर्ण पूरा तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नसें, सब कुछ। अरे वाह, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से आता है। हाँ, और मेसोडर्म से मांसपेशियां, हड्डियां, कार्टिलेज, संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, दिल, खून की नसें, गुर्दे और प्रजनन अंग बनते हैं। ये तो शरीर का पूरा ढांचा और मशीनरी हो गई। बिल्कुल, ये शरीर के ढांचे और आंतरिक मशीनरी का आधार है। और एंडोडर्म है? एंडोडर्म से पाचन तंत्र की अंदरूनी परत, जैसे इंटेस्टाइन की लाइनिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम की परत, लिवर, पैनक्रियास, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन 3 परतों में पूरे शरीर का भविष्य छिपा है। गैस्ट्रुलेशन में जरा सी भी गड़बड़ी हो तो गंभीर जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल पर शरीर की संरचना को तय करता है। ये वाकई अद्भुत है कि तीसरे हफ्ते में ही ये सब बंटवारा हो जाता है। और क्या होता है इस हफ्ते? स्रोत में नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट का भी जिक्र है। हाँ, ये भी तीसरे हफ्ते की ही घटना है। मेसोडर्म से कोशिकाओं की एक छड़ जैसी, रॉड जैसी संरचना बनती है, जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये भ्रूण के बीचों बीच एक्सिस के साथ होती है और भविष्य की रीढ़ की हड्डी के लिए एक तरह का ढांचा देती है। हालांकि बाद में ये काफी हद तक खत्म हो जाती है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है सिग्नल भेजना। जी हाँ, सिग्नल भेजना। नोटोकॉर्ड कुछ खास मॉलिक्यूलर सिग्नल, जैसे कि सोनिक हेजहॉग SHH नाम का एक महत्वपूर्ण सिग्नलिंग प्रोटीन रिलीज करता है। SHH, सोनिक हेजहॉग। हाँ, नाम मजेदार है। ये प्रोटीन ऊपर मौजूद एक्टोडर्म को मोटा होकर न्यूरल प्लेट बनाने के लिए प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। यही न्यूरल प्लेट ही नर्वस सिस्टम की सबसे पहली संरचना है। अच्छा। इस प्रेरणा के बिना, इस इंडक्शन के बिना नर्वस सिस्टम का विकास शुरू ही नहीं होगा। यहीं से न्यूरिलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो तीसरा हफ्ता सिर्फ 3 परतें बनाने का नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम की नींव रखने का भी हफ्ता है। ये तो अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। ये ऑर्गेनाइजर प्रभाव, जहां एक टिश्यू दूसरे के विकास को गाइड करता है, भ्रूण विकास का एक बेसिक प्रिंसिपल है। नोटोकॉर्ड का न्यूरल प्लेट को प्रेरित करना इसका क्लासिक उदाहरण है। चलिए, अब चौथे हफ्ते पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही खास और रोमांचक घटना होती है जिसका हम सभी को इंतजार रहता है। हाँ, दिल की धड़कन। पहली धड़कन। बिल्कुल। चौथे हफ्ते में लगभग डे 22-23 के आसपास भ्रूण का हृदय धड़कना शुरू कर देता है। ये पहले एक साधारण ट्यूब जैसी संरचना होती है, लेकिन ये तेजी से विकसित होकर मुड़ती है और स्रोत के अनुसार इसमें 4 कक्ष 4 चेम्बर्स बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है।
ये पहली बार है जब भ्रूण के अंदर कोई अंग काम करना शुरू करता है। और ये धड़कन इतनी जल्दी पता भी चल जाती है? अल्ट्रासाउंड से? हाँ, ये काफी मजबूत होती है। इसे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड द्वारा चौथे हफ्ते के अंत या 5वें हफ्ते की शुरुआत में डिटेक्ट किया जा सकता है। क्लिनिकली ये एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। ये प्रेगनेंसी की वायबिलिटी का एक पॉजिटिव साइन होता है और गर्भवती महिला और उसके परिवार के लिए भी एक बड़ा इमोशनल पल होता है। सही कहा। दिल की धड़कन के अलावा चौथे हफ्ते में और क्या बड़े बदलाव होते हैं? इस हफ्ते शरीर के आकार में बड़ा परिवर्तन आता है। भ्रूण जो अब तक एक फ्लैट डिस्क जैसा था, वो लंबाई में और साइड से मुड़ने लगता है। फोल्डिंग। हाँ। इस फोल्डिंग से वो एक त्रिआयामी 3D सी शेप की संरचना बन जाता है, जैसा हम भ्रूण की तस्वीरों में अक्सर देखते हैं। इसी फोल्डिंग से शरीर की कैविटीज भी बननी शुरू होती हैं। और हाथ पैर? स्रोत में लिम्ब बड्स का जिक्र है। बिल्कुल, चौथे हफ्ते के दौरान ही शरीर की दीवार पर छोटे उभार दिखने लगते हैं। ये ऊपरी और निचले अंगों के उभार हैं, अपर एंड लोअर लिम्ब बड्स। 4 उभार? हाँ, कुल 4 उभार बनते हैं, जिनसे भविष्य में हाथ और पैर विकसित होंगे। इनकी उपस्थिति भी भ्रूण के सामान्य विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो चौथे हफ्ते के अंत तक हमारे पास एक धड़कता हुआ दिल है, शरीर का आकार ज्यादा स्पष्ट हो गया है और हाथ पैरों की शुरुआत हो चुकी है। ये सिर्फ 1 महीने का समय है निषेचन से। विकास की गति तो मतलब कमाल की है। हाँ, और ये गति बनी रहती है। हालांकि हमारे स्रोत सीधे 8वें हफ्ते पर जाते हैं, पर बीच के हफ्ते 5वां, 6ठा, 7वां, इनमें भी बहुत महत्वपूर्ण विकास होते हैं। इस दौरान ब्रेन का तेजी से विकास होता है। चेहरे की विशेषताएं जैसे आंखें, नाक, मुंह बनने लगती हैं। हाथ और पैरों की उंगलियां उभरने लगती हैं और अंदर के अंग और विकसित होते हैं। ये ऑर्गेनोजेनेसिस का मुख्य दौर है। हाँ, अंगों के बनने का मुख्य समय। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, हम 8वें हफ्ते पर आते हैं। यहाँ क्या खास होता है? 8वां हफ्ता एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंत का प्रतीक है। 9वें हफ्ते से जन्म तक की अवधि को फीटल पीरियड कहा जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का ट्रांजिशन पॉइंट है। हाँ, 8वें हफ्ते तक लगभग सभी प्रमुख आंतरिक और बाहरी संरचनाएं बन चुकी होती हैं, भले ही वो अभी पूरी तरह मैच्योर न हो। एक महत्वपूर्ण विकास जो सोर्स में हाईलाइट किया गया है, वो बाहरी जननांगों एक्सटर्नल जेनिटेलिया से संबंधित है। इस समय तक उनमें पुरुष या महिला की विशेषताएं विकसित होने लगती हैं। हालांकि अल्ट्रासाउंड से लिंग का पता लगाना अभी भी मुश्किल हो सकता है। तो 8वें हफ्ते के अंत तक भ्रूण एक छोटे इंसान जैसा दिखने लगता है, जिसमें सभी बुनियादी अंग और संरचनाएं मौजूद हैं। हाँ, काफी हद तक सिर शरीर के अनुपात में अभी भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन मानव रूप स्पष्ट होने लगता है। उंगलियां और पैर की उंगलियां अलग हो चुकी होती हैं, पलकें बन चुकी होती हैं। अब आगे का विकास मुख्य रूप से इन संरचनाओं के आकार में वृद्धि और उनके फंक्शंस में मैच्योरेशन पर केंद्रित होगा। तो अगर हम इस पूरी 8 हफ्ते की यात्रा को देखें, तो इसका सार क्या है? एक कोशिका से शुरू होकर यहां तक पहुंचना। सार ये है कि जीवन के पहले 8 हफ्ते अविश्वसनीय रूप से गतिशील और नाजुक होते हैं। ये वो समय है जब शरीर की पूरी नींव रखी जाती है। हमने देखा कि कैसे गैस्ट्रोलेशन में बनी 3 जनन परतें, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, कितनी सटीकता से अलग-अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स को जन्म देती हैं। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम और त्वचा, मेसोडर्म से हड्डियां, मांसपेशियां, दिल और एंडोडर्म से पाचन और श्वसन तंत्र। हाँ, ये विशेषज्ञता, इस स्पेशलाइजेशन कमाल की है। और ये अवधि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है क्लिनिकल नजरिए से? क्योंकि ये ऑर्गेनोजेनेसिस का मुख्य समय है। इसलिए भ्रूण इस दौरान बाहरी प्रभावों के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। टेरेटोजेंस के प्रति। टेरेटोजेंस मतलब ऐसी चीजें जो जन्मजात विकृतियां पैदा कर सकती हैं, जैसे कुछ दवाएं, इन्फेक्शन जैसे रूबेला, रेडिएशन या पोषण की कमी। इस अवधि में ये चीजें गंभीर जन्मजात विसंगतियों, कंजेनिटल अनोमलीज का कारण बन सकती हैं। अवधि का ज्यादातर हिस्सा बीत चुका होता है। सही बात है। इसीलिए प्री कंसेप्शनल केयर और शुरुआती गर्भावस्था में सावधानी का महत्व इतना ज्यादा है। ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात है। ये विकास की गति और उसकी सटीकता पर भी रोशनी डालता है।
कैसे हर कोशिका जानती है कि उसे क्या बनना है और कहाँ जाना है। नोटोकॉर्ड का वो एसएचएस सिग्नल भेजना, न्यूरल प्लेट का बनना, दिल का सही ढंग से मोड़ना और धड़कना शुरू करना, ये सब एक जटिल ऑर्केस्ट्रा की तरह लगता है। बिल्कुल। ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग और मॉलिक्यूलर सिग्नल्स के एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क द्वारा कंट्रोल होता है। कोशिकाएं एक दूसरे से लगातार बात करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, जिससे विकास सही दिशा में और सही समय पर होता है। थोड़ी सी भी चूक पूरे ऑर्केस्ट्रा को बिगाड़ सकती है। हम अभी भी इन सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिका से सिर्फ 8 हफ्तों में इतनी विविधता, इतनी संरचना और इतनी कार्यक्षमता का उभरना, ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हर जीवन की शुरुआत में कितनी अद्भुत क्षमताएं छुपी होती हैं। ये जानना कि ये सब कैसे होता है, न केवल वैज्ञानिक रूप से आकर्षक है, बल्कि जीवन के प्रति सम्मान भी बढ़ाता है। बिल्कुल। शायद हमें इस पर विचार करना चाहिए कि विकास के इन शुरुआती चरणों की हमारी समझ भविष्य में स्वास्थ्य और चिकित्सा को कैसे और बेहतर बना सकती है, खासकर जन्मजात स्थितियों की रोकथाम और उपचार में। अगली बार तक सोचते रहिए।